दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज़ इसे स्किप करे बगैर काफ़ी ध्यान से सुनिए। हमारा पुराना चैनल जो है YouTube ने टर्मिनेट कर दिया है और मुझे नहीं लगता कि वो चैनल वापस आएगा। इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि वीडियोस के अपलोड होते ही आप इसे देख सको। इससे चैनल का क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा। आप कोशिश करिए कि आप हर वीडियो को पूरा देखें, जिससे वीडियो रिटेंशन भी अच्छा आएगा और इस चैनल को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कुछ दिनों के लिए हमारे हर वीडियोस के लिए थोड़ा टाइम निकालें और वीडियो पूरा देखने की कोशिश करें। तो आइए दोस्तों, आज के इस टाइम ट्रेवल मूवी को समझते हैं। इस मूवी में हम दो आदि मानवों को देखते हैं जो जंगल में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ दूरी पर एक जादुई पेड़ नजर आता है। उन दोनों में से एक इंसान आगे बढ़ता है और उस पेड़ से एक फल तोड़ लेता है। जैसे ही वो उस फल को खाता है, उस जगह पर तेजी से चेंजेस आने लगते हैं। तभी वो दोनों अचानक से गायब होकर फ्यूचर में चले जाते हैं। यहाँ पर इंसान पहले से बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड थे। उनके पास वेपन्स भी थे और टूल्स भी। इसके बाद हम देखते हैं कि जिस आदमी ने उस फल को खाया था वो अब उस किंगडम के रानी को फंसा लेता है। इसके तुरंत बाद हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहाँ हम इस कहानी की शुरुआत को देखेंगे। यह बात है हजारों साल पुरानी, जब इस धरती पर आदि मानवों का राज था। इस पीरियड में हम एक जंगल को देखते हैं जहां आदि मानवों का एक छोटा सा ग्रुप शिकार पर निकला था। वो लोग एक जंगली सुअर के शिकार पर निकले थे और जैसे उस ग्रुप का लीडर मारलाक उस सुअर को मारने वाला था, तभी कहीं से एक भाला आता है और मारलाक के एक साथी के आर पार चले जाता है। तभी हम जेड को देखते हैं जो वहां पहुंचता है। उसे लगता है कि उसने एक जंगली सुअर का शिकार किया है, पर वहां खड़े मारलाक के साथी को देखकर जेड समझ जाता है कि उससे क्या हुआ है। जेड वहां खड़े सभी लोगों से माफी मांगता है, पर एंड में कहता है कि उस आदमी की वजह से उसका निशाना चूका है। यह सुनकर वहां खड़े सभी शिकारी गुस्सा हो जाते हैं और वो जेड को कूट देते हैं। अब मारलाक और उसकी गैंग वहां से चले जाते हैं। वो सब लोग अब अपने कबीले की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक ओ नाम का आदमी मिलता है जो स्ट्रॉबेरीज चुन रहा था। मारलाक ये देखता है और ओ के स्ट्रॉबेरीज गिरा देता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि दरअसल जेड और ओ जिगरी दोस्त है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि जेड को उसकी क्रश माया नजर आती है। जेड अब माया के पास जाता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर माया उसे डायरेक्ट ना बोल देती है। वो कहती है कि उसे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो उसकी रक्षा कर सके और उसे पाल सके। तभी मारलाक वहां आ जाता है और माया को उस जंगली सुअर का सर गिफ्ट करता है। और तो और वो माया के साथ फ्लर्ट भी करने लगता है। यहाँ ओ को जेड की बहन पर क्रश था जिसका नाम था ईमा, पर वो बहुत शर्मिला था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। तभी कोई आता है और जेड के झोपड़े में पॉटी कर देता है। इससे गुस्सा होकर जेड और ओ जंगल में चले जाते हैं। जेड अब ओ को बताने लगता है कि सब उसे बुरी तरह ट्रीट कर रहे हैं और वो अब इससे तंग आ चुका है। आगे जाने पर उन्हें एक अजीब सा पेड़ नजर आता है जिसके फल चमकने लगे थे। जेड के कबीले में कहावत थी कि इस पेड़ के फल को खाना अलाउड नहीं है। जेड अब सारी कही सुनी बातों को इग्नोर करके एक फल को तोड़ लेता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर जेड नहीं सुनता। जेड उस फल को खा लेता है, ये सोचकर कि शायद उसकी लाइफ इससे बदल जाएगी। खाते ही जेड कहने लगता है कि उसे सारी दुनिया की नॉलेज आ चुकी है। इस पर वो उसे कुछ सिंपल से सवाल पूछता है साइंस से रिलेटेड, जिसका हर जवाब जेड गलत देता है। तभी एक बड़ा सा सांप आकर ओ के पैरों में लिपट जाता है। सांप से डरकर वो जेड से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए, जिस पर जेड अजीबोगरीब जवाब देता है और बचा कुचा फल भी खाने लगता है। उसी रात कबीले में एक जश्न होता है। इस पार्टी में ओ ईमा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और एक अजीब सा डांस करता है, जिस पर ईमा भी उसे ज्वाइन करती है। तभी पता नहीं ओ के दिमाग में क्या आता है और वो ईमा के सर में एक लकड़ी से मारता है। इससे चिढ़कर ईमा भी ओ के सर पर उसी डंडे से मारकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि किसी ने जेड को जंगल में उस वर्जित फल को खाते हुए देख लिया था और उसने ये बात कबीले में फैला दी। इससे मारलाक गुस्से में आ जाता है और वो अब जेड को कबीले से बेदखल कर देता है, क्योंकि उसने कबीले के रूल तोड़े थे। तभी जेड के हाथों गलती से कबीले में आग लग जाती है। इससे कबीले के लोग जेड के पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते जेड छुप जाता है, पर मारलाक उसे ढूंढ लेता है। वो जेड को मारने ही वाला था कि तभी वो पीछे से आकर जेड को बचा लेता है। इसके बाद जेड और वो भागने में लगते हैं और भागते भागते वो पहाड़ों तक पहुंच जाते हैं।
ओ को लगता है कि धरती चपटी है और अगर वो पहाड़ों पर चढ़े तो वो गिर जाएंगे, पर जेड को ऐसा नहीं लगता और अब वो दोनों उनके सामने खड़े पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। पहाड़ के उस पार भी एक दुनिया है। ये देख वो चौंक जाता है और अब उसे लगने लगता है कि जेड को इसके बारे में इसलिए पता था क्योंकि उसने वो वर्जित फल खाया था। इसके बाद वो दोनों थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन्हें कुछ गायें दिखती है जो वहां चल रही थी। जेड को भूख लगी थी और वो इन गायों में से एक का शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वहां उस गाय के ओनर्स आ जाते हैं जिनका नाम था केन और एबेल। ये दोनों अब खुद को जेड से इंट्रोड्यूस करते हैं, पर तभी एक छोटी सी बात को लेकर केन और एबेल में झगड़ा हो जाता है, जिसमें केन एबेल को मार देता है और जेड के सामने एबेल को मारने के बाद केन उन दोनों को उसके घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है। डर के मारे वो दोनों मान जाते हैं। उस रात जेड और ओ केन के घर डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ केन के फादर उनसे पूछते हैं कि एबेल कहाँ पर है। इस पर सब झूठ बोल देते हैं, ये कहकर कि उन्होंने एबेल को सुबह से नहीं देखा। सोने के वक्त जेड के बगल में एक लड़की होती है, पर वो लेस्बियन थी। वही दूसरी ओर वो एक बदबूदार आदमी के बगल में सो रहा था। अगली सुबह एडम गांव वालों को लेकर खेतों में पहुंचता है एबेल को ढूंढने के लिए। वहां उन्हें एबेल की लाश मिलती है और उन्हें पता चल जाता है कि ये केन की करतूत है। यहाँ केन गांव छोड़कर भाग चुका था और केन के साथ जेड और ओ भी थे। ये तीनों अब एक स्लेव मार्केट से गुजरते हैं। वहां उन्हें मार्लाक, माया और ईमा बंधे हुए मिलते हैं। जेड और ओ उनके पास जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि जब जेड ने पूरे गांव को जला दिया था तो गांव जलने के बाद एक पड़ोसी कबीले ने उन पर अटैक कर दिया और उन्हें बंदी बना लिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेड उनको खरीदने की नाकाम कोशिश कर रहा है। स्लेव्स खरीदने के लिए पैसे भी चाहिए थे जो इनके पास नहीं थे। इसी बीच केन वहां आ जाता है और कहता है कि वो उन दोनों की मदद करेगा, पर केन वो था जिसने उसके भाई को भी नहीं छोड़ा था, तो ये दोनों किस खेत की मूली है। केन जेड और ओ को भी बेच देता है, वो भी एक घोड़े के लिए, और वहां से चले जाता है। अब जेड ओ माया और ईमा को पिंजरे में बंद करके इनके नए मालिक के पास ले जाया जा रहा था। वो रास्ते में थे कि तभी कुछ डाकुओं ने इन पर हमला कर दिया। इस तमाशे के चलते जेड और ओ वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, पर माया और ईमा कैप्चर हो जाती है। जेड और ओ दूर से अटैकर पर नजर रखे हुए थे। देखते ही देखते इन दोनों की आंखें लग जाती है। जब वो जागते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि वो अटैकर्स वहां से जा चुके हैं। अब जेड और ओ सोडम नाम की जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं, क्योंकि इन्होंने इस जगह के बारे में अटैकर्स के मुंह से सुना था। इसके अगले सीन में हम अब्राहम को देखते हैं जो अपने बेटे आइजैक को सैक्रिफाइस कर रहा था, पर तभी जेड और ओ उन्हें रोक देते हैं, ये कहकर कि गॉड ने उन दोनों को भेजा है इस चीज को रोकने के लिए। ये सुन अब्राहम खुश हो जाता है और उन दोनों को अपने गांव ले जाता है। यहाँ लोग इन दोनों को मैसेंजर समझने लगते हैं। अब गांव के लोग इन दोनों से इनकी वफादारी का सबूत मांगते हैं। वो जेड की उंगली मांगने लगते हैं। ये सुनते ही वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और सोडम पहुंच जाते हैं। थोड़ी दूर बाद उन्हें ये पता चलता है कि आइजैक भी उनका पीछा कर रहा है। आइजैक अब जेड और ओ से कहता है कि वो तो रोज यहाँ पर आता है, ये उसकी फेवरेट जगह है। इतना कहकर आइजैक जेड और ओ को लेकर सोडम के अंदर चले जाता है। गेट के पास ही उन्हें गार्ड्स पकड़ लेते हैं और अब उन्हें पनिशमेंट के लिए ले जाने लगते हैं, पर इसमें आइजैक बच निकलने में कामयाब हो जाता है। जेड और ओ को लगने लगता है कि अब वो नहीं बचेंगे। तभी वहाँ केन आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। साथ ही केन उन्हें ये भी बताता है कि वो इस जगह का एक गार्ड है और गार्ड होने के सोडम में बहुत फायदे हैं। अगले दिन जेड और ओ भी गार्ड्स बन जाते हैं, हालांकि वो गार्ड्स कम और पोकेमॉन ज्यादा लग रहे थे। इसके बाद वो दोनों मार्केट में टहलने लगते हैं कि तभी वहां से सोडम की प्रिंसेस इनाना गुजरती है। जेड इनाना को देखकर पागल हो जाता है और तभी केन उसे याद दिलाता है कि इनाना एक राजकुमारी है और वो एक छोटा मोटा गार्ड। इसके बाद ये तीनों महल में चले जाते हैं जहाँ एक कुंवारी लड़की की बलि दी जा रही थी। इस शहर के लोगों को लगता था कि बलि देने से गॉड खुश होंगे और वो इसके बदले उन्हें पानी, खाना और दौलत देंगे। देखते ही देखते उस लड़की को ये लोग आग में झोंक देते हैं। तभी प्रिंसेस के स्लेव्स में से एक स्लेव जेड के पास आती है और कहती है कि प्रिंसेस इनाना ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। वो स्लेव जेड को इनाना के पास ले जाने लगती है। वही ओ को एक बूढ़ा आदमी किसी दूसरी जगह ले जा रहा होता है। जेड को अब पैलेस के अंदर ले जाया जाता है। वो स्लेव जो जेड को यहाँ लाई थी वो अब अपना नकाब हटाती है और हम अब देख पाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि माया है। पैलेस में थोड़ी देर यहाँ वहाँ भटकने के बाद जेड को वो मिल जाता है जिसे गोल्डन पेंट मारकर एक स्टैचू बनाया गया था। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वो ईमा को देखते हैं
जो खुद भी एक स्लेव बन चुकी थी और लोग उसे हैरेस कर रहे थे। जेड ये देखता है और ईमा के पास जाकर उसे डांटने के बहाने वहां से भगा देता है। इसके बाद जेड प्रिंसेस से मिलने जाता है। यहाँ हाई प्रीस्ट ओ को होली रूम दिखाता है और कहता है कि जो भी उस होली रूम में जाता है वो लौटकर बाहर नहीं आता, पर कहा जाता है कि सिर्फ पवित्र लोग ही अंदर जाकर जिंदा वापस आ सकते हैं। यहाँ दूसरी तरफ जेड कहता है कि वही वो पवित्र इंसान है जो अंदर जाकर वापस बाहर आ सकता है। जैसे ही नैना ये सुनती है वो उसे होली रूम में ले जाती है और कहती है कि वो गॉड से डायरेक्टली बात करे और शहर के सारे लोगों के दुख दर्द को दूर करवा दे। पर जब जेड उस रूम में जाता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। तभी जेड की नजर वो पर पड़ती है जो हाई प्रीस्ट से छुप रहा था, जिसके इरादे ठीक नहीं थे। खैर इसके बाद जेड उस रूम के बीचों बीच जाकर गॉड से प्रे करता है, पर कुछ ना होने के कारण जेड की ओ के साथ बहस हो जाती है, क्योंकि जेड का गॉड पर से भरोसा उठता ही जा रहा था। जैसे जेड और ओ बाहर निकलते हैं, बाहर हाई प्रीस्ट और बहुत से गार्ड्स होते हैं जो जेड और ओ को अरेस्ट करके कैद खाने में डाल देते हैं। इसके अगले दिन उन्हें पत्थरों से मारकर खत्म कर देने की सजा सुनाई दी जाती है। जेड और ओ पर पत्थरों की बारिश होने से पहले जेड अपना दिमाग लगाता है और कहता है कि वही वो चोजन वन है जिसका वो लोग इंतजार कर रहे थे। वो एक पवित्र इंसान है जो होली रूम में जाकर जिंदा बाहर आ सकता है। वो ये भी कहता है कि हाई प्रीस्ट गॉड की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। ये सुनकर वहाँ खड़ी जनता जेड के नारे लगाने लगती है। किंग जब ये सुनता है तो उसे भी जेड की बातों में दम लगता है और वो जेड और ओ की कैपिटल पनिशमेंट को रोक देता है। पर अभी भी वो लोग स्लेव्स थे, उन्हें किंग ने आजाद नहीं किया था। इसके अगले दिन वो फिर से एक कुंवारी लड़की की बलि देने वाले थे और इस बार बलि दी जा रही थी प्रिंसेस नैना की। इसकी वजह ये थी कि नैना जरूरत से ज्यादा ईमानदार और अच्छी है। वहाँ जेड और ओ को पता चलता है कि प्रिंसेस नैना के बाद अगला नंबर ईमा और माया का है। ये पता चलते ही जेड मौके पर पहुंचता है और सब कुछ तोड़ देता है। वही दूसरी तरफ अब्राहम और उसके साथी हथियारों के साथ स्पॉट पर पहुंच जाते हैं और अब इनमें जंग शुरू हो जाती है। इसमें अब्राहम की आर्मी किंग की आर्मी पर भारी पड़ रही थी। आम लोग भी उस किंग से नाराज थे और उसके जुल्म से तंग आ चुके थे, इसलिए उन्होंने भी अब्राहम की साइड ले ली थी और इस बैटल में किंग मारा जाता है। यहाँ दूसरी ओर वो एम्मा को बचा लेता है और यहाँ वो और ईमा क्लोज हो जाते हैं। जेड भी सबसे भिड़ जाता है और माया को हाई प्रीस्ट के चंगुल से बचा लेता है। वही हाई प्रीस्ट आग में गिरकर तंदूरी चिकन बन जाता है। लोग अब बिलीव करने लगते हैं कि जेड ही वो पवित्र चोजन वन है, पर जेड यहाँ सबके सामने कन्फेस करता है कि उसने झूठ बोला था और वो कोई चोजन वन नहीं है। वो सबके सामने कहता है कि वो सिर्फ उसके दोस्तों को बचाने यहाँ पर आया था। साथ ही जेड ये भी कहता है कि कोई भी चोजन वन बन सकता है, बस उसके इरादे अच्छे होने चाहिए, उसकी नीयत और कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। ये सुनकर पब्लिक जेड की और भी बड़ी फैन हो जाती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि नैना अब सोडम की क्वीन है और जेड और ओ अब अपने अलग अलग रास्तों पर निकलने वाले हैं। वो शहर में ही रहकर उसको रीबिल्ड करने की सोचता है और जेड दुनिया घूमने की सोचता है। दोनों एक आखिरी बार गले मिलते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ फिर लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।